आई एम डॉक्टर परशुराम पवार फ्रॉम आयुर्ज्ञान एकेडमी। आज हम वसंत ऋतुचर्या के बारे में देखेंगे, क्योंकि मैंने पिछले साइड में भी बताया था आपको कि ऋतुचर्या पे एक दो बार अब तक एआईपीजीटी में एमसीक्यू आए हुए हैं। एक निर्गत आसव अरिष्ट का आया है अब तक, और दूसरा आया है वो सारोदक कुशोदक किस ऋतु में देना चाहिए। ऐसे दो एमसीक्यू अब तक आए हैं। तो अभी ऋतुचर्या के एमसीक्यू आपको ध्यान में कैसे रखने हैं, ये हम अभी इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। पहले तो हम इसको डिवाइड करेंगे, ऋतु की स्थिति, देन योग्य आहार, योग्य विहार और कॉन्ट्राइंडिकेशन। ऐसे हमने यहाँ पे डिवाइडेशन किया है। तो वसंत ऋतु में स्थिति क्या होती है? वसंते निचित शेषमा दिनकृत भीरिभिरिता कायाग्निम बाधते रोगस्ततः प्रकुरुते बहुनी। तो हेमंत में निचित शेषमा वसंत में सूर्य संताप से कुपित होता है। ये तो आपको पता है कि वसंत में जो संचित शेषमा होता है वो सूर्य की उष्णता से प्रकुपित होता है, उसकी वजह से कायाग्नि बाधित होता है, और कायाग्नि बाधित होने की वजह से बहु रोगों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे दो एमसीक्यू हो गए, कायाग्निम बाधते और रोगास्ततः प्रकुरुते बहुनी। ये दो एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो कायाग्नि बाधित कौन सी ऋतु में होता है? तो इसमें दो ऑप्शन आ सकते हैं, तो वर्षा ऋतु या तो फिर वसंत ऋतु। तो कफ के प्रकोप की वजह से यहाँ पे कायाग्नि बाधित होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वर्षा में भी होता है, लेकिन वर्षा में अग्निबंध होता है और यहाँ पे बाधित होता है। तो यहाँ पे क्यों होगा? तो कफ के प्रकोप से कायाग्नि बाधित होगा और उसकी वजह से बहु रोग उत्पत्ति होगी। तो अभी यहाँ पे योग्य आहार आपको रिकॉल करना है। यव गोधूम भोजन, देन शारभ शश एनेय लाव कपिंजल मांस सेवन। वाग्भट ने यहाँ पे क्षौद्र और जांगल मांस बताया है। देन निर्गद सिधु माध्विक मीन्स मधु का मध्य, श्रृंग बेराम्बु साराम्बु मध्वम्बु जलदाम्बु सेवन। तो ये एमसीक्यू 2020 के एआईपीजीटी में आया था, श्रृंग बेराम्बु सादाम्बु जलदाम्बु कौन से ऋतु में देना चाहिए। तो अभी इसे हम लॉजिकली ध्यान में रखेंगे, यव क्यों देना है। तो अभी यव प्रधानस्तु भवेत् प्रमेय आपको रेफरेंस पता होगा। तो यव क्या है? तो ये कफग्न कार्य करता है, लेखन करता है। तो अगर ये कफग्न कार्य करता है तो नेचुरली वसंत ऋतु में वो इंडिकेटेड होगा। देन गोधूम, गोधूम भी हमने वाग्भट ने सूत्र स्थान में पढ़ा है कि जो रस कर्म अपवाद है, रस कर्म अपवाद वाग्भट ने दिए सूत्र स्थान में। तो वहां पे गोधूम ये मधुरस मधुर विपाकी होने पर भी कफवर्धक नहीं है, इसलिए वो वसंत ऋतु में इंडिकेटेड है। तो इन दोनों को लॉजिक आपको ध्यान में रखना है कि यह कफग्न है, लेखन कार्य करता है। गोधूम मधुरसात्मक होने पर भी कफकर नहीं है, इसलिए वसंत ऋतु में देना चाहिए। इसलिए यहाँ पे एक एमसीक्यू आप लॉजिकली ध्यान में रखेंगे कि यह गोधूम भोजन वसंत में क्यों देना है, यह कफकर नहीं है। देन शारभ शश एनेय लाव कपिंजल मांस सेवन। तो पिछले साइड में हमने किया था कि जांगल मांस वातग्न होता है और औदक अनुपमांसीय कफकर या तो गुरु होता है। तो अभी शारभ शश एनेय लाव कपिंजल मांस यही वसंत में क्यों सेवन करने। तो इसके पीछे का लॉजिक अगर आप समझ जाएंगे तो ये एमसीक्यू आपको इजीली रिकॉल हो जाएगा। शारभ शश एनेय लाव कपिंजल, ये सभी जो प्राणी है वो पतले होते हैं, एक तो वो ज्यादा दौड़ते हैं, ज्यादा चलन वलन करते हैं, हलचल ज्यादा करते हैं। तो हमने पिछली स्लाइड में मैंने ये भी एक लॉजिक बताया था कि जो बैठे रहते हैं प्राणी, उनका मांस तुलना में गुरु होता है। जैसे बिलेशय मांस किस ऋतु में सेवन करना चाहिए, ये हमने पिछली स्लाइड में किया है। तो हेमंत ऋतु में, क्योंकि वो गुरु होता है। और यहाँ पे शारभ शश एनेय लाव कपिंजल, ये प्राणी जो होते हैं वो लघु शरीर के होते हैं। देन एक जगह पे बैठे नहीं होते हैं, वो हमेशा चलन वलन करते हैं, इसलिए उनका मांस कंपैरेटिवली लघु होता है और वो कफकर भी नहीं होगा। इसलिए वसंत ऋतु में इन प्राणियों का मांस सेवन करना चाहिए। क्योंकि आपको ऐसे दो एमसीक्यू आ सकते हैं कि बिलेशय प्रसव मांस कौन से ऋतु में सेवन करना चाहिए, तो हेमंत में। देन शारभ शश एनेय लाव कपिंजल मांस कौन से ऋतु में सेवन करना चाहिए, तो वसंत में। तो मैंने दोनों के पीछे का लॉजिक आपको बताया
कि बिलेशय और प्रसव मास गुरु होता है, इसलिए वो हेमंत में इंडिकेटेड है। और यहाँ पे शारभ शश एनिय लाव कपिंजल मौस्य लघु होता है, कफ कर नहीं होता है, गुरु नहीं होता है, इसलिए वो कफ को नहीं बढ़ाएगा, इसलिए वसंत में वो इंडिकेटेड है। देन वाग्भट ने चरक के अलावा क्षौद्र और जांगल माउस कहा है, तो क्षौद्र आपको पता ही है कफग्न है, इसलिए वो वसंत में नेचुरली इंडिकेटेड आएगा। जंगल माउस भी वातग्न होता है, कफकर नहीं होता है, इसलिए वसंत में इंडिकेटेड होगा। देन सेकंड निर्गत मीन्स दोष रहित सिधु। निर्गत का आपको अर्थ भी पता होना चाहिए, दोष रहित सिधु। तो सिधु क्या करती है, कफग्न कार्य करती है, और वो दोष रहित हुए तो डेफिनेटली कफग्न कार्य करेगी, इसलिए वसंत में वो इंडिकेटेड है। माध्यमिक मध्य भी आपको इसी हिसाब से ध्यान में रखना है, खाली आपको पता होना चाहिए कि माध्यमिक का मतलब यहाँ पे क्या है। तो माध्यमिक मीन्स मधु से बनाया हुआ मध्य, तो मधु कफग्न है, तो नेचुरली मधु से बनाया हुआ माध्यमिक मध्य भी कफग्न होगा, इसलिए वो वसंत ऋतु में सेवन करना है। तो ये लॉजिक ध्यान में रखकर आप इसको रिकॉल करेंगे। देन थर्ड वन, श्रृंग बेराम्बु साराम्बु मधुअम्बु और जलदाम्बु सेवन। ये चरक ने नहीं बताया, वाग्भट ने बताया। श्रृंग बेर ये आर्द्रक का पर्यायवाची शब्द है। साराम्बु मीन्स विजय सार, बीज क्या विजय सार को सार कहते हैं, उसका अंबु। मधुअम्बु मीन्स मधु प्लस जल, और जलद मीन्स मुस्ता। तो ये चारों द्रव्य आप अगर देखेंगे तो ये कफग्न है। देखो श्रृंग बेर आर्द्रक कटु विपाकी और कफग्न कार्य करता है। विजय सार कषाय रस कटु विपाक और शीतवीर्य कफग्न कार्य करता है। मधु वृक्ष और कषाय रस है, इसलिए कफग्न कार्य करेगा। और जलद का मतलब है मुस्ता, मुस्ता कटु तिक्त रसात्मक होता है, कटु विपाकी और शीतवीर्य, इसकी वजह से वो भी कफग्न है, इसलिए इनका सिद्ध जल नेचुरली वसंत में कफग्न कार्य करेगा, इसलिए इन ऋतु में इनका सेवन करना वाग्भट ने योग्य बताया। तो ये मैंने सारे के लॉजिक बताए, इस तरह से आप इनको रिकॉल करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज योग्य विहार वमन। नेचुरली प्रैक्टिकली भी हम वसंत में करते हैं तो वमन भी आएगा ही। देन व्यायाम से भी कफ कम होता है तो व्यायाम भी आएगा। उद्वर्तन का आपने एमसीक्यू किया होगा, उद्वर्तम कफहरम और मेदसा प्रविलापनम, ऐसा वाग्भट ने बताया। तो कफहरम और मेदसा प्रविलापन है, अगर उद्वर्तन कफग्न कार्य करता है तो वसंत में वो इंडिकेटेड होगा। कवल ग्रह से भी मुख का कफ कम होता है, अंजन से भी कफ कम होता है, और अगरू आदि का शरीर पर लेप। अगरू मैंने पिछले वाले स्लाइड में उसका मैंने कोरिलेशन भी बताया था कि आपको मल्टीपल रेफरेंस अगर पता होते हैं तो उसकी मदद आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए होती है। तो आपका मल्टीपल रेफरेंस अगरू का क्या हो गया, आपने अगर अग्रे संग्रह किया होगा चरक का, रासना अगरूनी शीतापनयन प्रलेपनानाम, तो रासना और अगरू का लेप शीत का अपनयन भी करता है। और अगरू उष्ण वीर्य, अगरू आपने पढ़ा होगा द्रव्यगुण 2 में, तो अगरू का वीर्य उष्ण है, इसलिए भी वो कफग्न कार्य करेगा, उसका लेप लगाया तो वो भी कफग्न कार्य करेगा। तो ये इनके लॉजिक हो गए कि वमन व्यायाम उद्वर्तन कवल ग्रह अंजन ये सारे उपक्रम कफ को कम करते हैं। अगरू उष्ण वीर्य होने की वजह से कफ को कम करता है, इसलिए वसंत में इंडिकेटेड है। देन श्री सेवन भी क्या करेगा, लेखन करेगा, इसलिए कफग्न कार्य करेगा। उपवन यौवन का अनुभव भी क्या करेगा, कफ को बढ़ाएगा नहीं, इसलिए वसंत में इंडिकेटेड है। देन अयोग्य विहार क्या आ सकता है, तो गुरु अम्ल स्निग्ध मधुरार, ये तो एकदम ही आसानी है, कफ को बढ़ाएगा, इसलिए गुरु अम्ल स्निग्ध मधुरार वसंत में नहीं देना है। वो हमने हेमंत में इंडिकेटेड किया। देखो आप अगर हेमंत ऋतुचर्या की हमारी स्लाइड वीडियो देखेंगे तो वहां पे अम्ल मधुर और गुरु आहार हेमंत में इंडिकेटेड है, क्योंकि वहां पे अग्नि प्रबल होता है तो उसको डाइजेस्ट करता है। और कॉन्ट्रास्ट टू हेमंत ऋतुचर्या वसंत में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों है, क्योंकि ये कफ को बढ़ाएगा, गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर ये सारे कफ को बढ़ाएंगे, इसलिए वो इस ऋतु में सेवन नहीं करनी है। और दीवास्वाप भी कफवर्धक होता है, इसका भी वाग्भट सूत्र स्थान में आपने पढ़ा होगा कि दीवास्वाप से मीन्स ग्रीष्म ऋतु में दीवास्वाप लेना है, बाकी सारे ऋतु में दीवास्वाप कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्यों, क्योंकि बाकी ऋतुओं में वो करने पर चरक के अनुसार कफ और पित्त का प्रकोप होता है, तो खाली ग्रीष्म में दीवास्वाप इंडिकेटेड है, बाकी सारे ऋतुओं में दीवास्वाप कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि
ग्रीष्म के अलावा इतर ऋतु में अगर आप दिवास्वप करते हैं तो कफ को बढ़ाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने आपको ऋतुचर्या एक्सप्लेन की है। पूरे इसका लॉजिक भी मैंने आपको बताया, तो उस लॉजिक के हिसाब से आपको ये ध्यान में रखना है। इस पे उसके ऊपर मैंने एमसीक्यू भी बताए कि कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं। तो कंसेप्चुअली आप अगर याद रखेंगे तो ये एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, हमारे रिजल्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। 2022 में AIR 14, 31 और 51 रैंकिंग थे हमारे 2020 में। देन 2021 का भी ये रिजल्ट है। 5 स्टूडेंट्स वेर सिलेक्टेड एट जामनगर इन काय चिकित्सा पंचकर्म द्रव्यगुण कौमार भृत्य संहिता सिद्धांत। देन AI दिल्ली में कौमार भृत्य में चौधरी है। देन नेक्स्ट ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद संस्थान दिल्ली रोग निदान में, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में रसशास्त्र में। तो ये हमारा रिजल्ट के बारे में मैंने आपको इन शॉर्ट बताया। आयुर्ज्ञान फॉर प्रिपरेशन ऑफ AIPGT गूगल मीट पे लाइव लेक्चर भी होते हैं, वही लेक्चर हम रिकॉर्ड करते अपने ऐप पे भी डालते हैं। मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए 9422254802। व्हाट्सएप पे भी आप मुझे कर सकते हैं कॉल, और टेलीग्राम चैनल का भी हमने शुरू किया है, उसकी लिंक यहाँ पे मैंने दी है, या तो आप सर्च में AIPGT नासिक डाल के भी उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करना और ये करना मत भूलिए हमारे चैनल को। थैंक यू।